आज नए चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। आज जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी सिलेबस में कुछ टॉपिक कम भी किया है सीबीएसई में, तो आपको बता देंगे डिटेल भी कि क्या क्या टॉपिक कम किया गया है, क्या क्या बचा हुआ है। बस कुछ टॉपिक ही कम हुआ है, 30% कम हुआ है। आज हम लोगों का टारगेट है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानना। चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का इंट्रोडक्शन, और उसमें और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे आज डिस्कशन होगा और धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप आराम से समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स किस बात की स्टडी करवाता है। आप काइनेटिक्स वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं काइनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया। काइनेसिस मतलब मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। किसका मूवमेंट? केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट। मतलब जिस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने की स्पीड अगर निकालते हो तो आप स्पीड निकालने के लिए क्या करते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ये करते हो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स मतलब आप यहां पर रिएक्शन के होने की स्पीड के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिख देते हैं यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें पढ़ना है कि रिएक्शन के होने का क्या रेट है, उसकी क्या स्पीड है। ठीक है। और क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? इसके अंदर हमें पढ़ना है इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और भी चीजें आएंगी इसके अंदर। मतलब बेसिकली हमें जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे। टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम कैटलिस्ट लगा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा। और साथ साथ हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा स्टडी करना है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। ठीक है। सेकंड हमें जानना है कि क्या क्या इफेक्ट होगा जब हम उसके कंसंट्रेशन में चेंज लाएंगे, जब टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, प्रेशर में चेंज लाएंगे, कैटलिस्ट लगाएंगे। ओके। एंड हमें जानना है थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप डिटेल में समझिए, बेसिक है बिल्कुल ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको कहा कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। वो आवर में हो सकता है, वो मिनट में हो सकता है, वो सेकंड में हो सकता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन है तो जनरली हम लोग सेकंड्स में ही, मतलब सीजीएस में ही काउंट करेंगे। लेकिन जैसे किसी ऑब्जेक्ट के चलने की स्पीड होती है उसी तरीके से रिएक्शन के भी बढ़ने की स्पीड होती है। ठीक है, रिएक्शन की भी बढ़ने की स्पीड होती है। मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज ऑफ या चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम is ROR, it means rate of reaction। ठीक है, क्या कहा मैंने? चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। आप अच्छे से समझते होंगे कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है, या यूं कहें वो कंज्यूम होता चला जाता है, और जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता चला जाता है, वो बनता चला जाता है। तो किसी का भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ROR
इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। पर सेकेंड में हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे जनरली, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं पर सेकेंड में। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किस रेट से रिएक्शन में चेंज आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। जैसे रिएक्शन बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाएगा। स्टार्टिंग में अगर रिएक्टेंट 100% है तो प्रोडक्ट 0% है, जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता चला जाएगा प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे इसका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो रेट ऑफ जो चेंज होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम में एक्सप्रेस किया जाएगा, या उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। आई होप कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए। आगे चलते हैं, अब इसे लिखा कैसे जाता है उसके बारे में अब हमें जानना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं रिएक्शन लिख रहा हूं A प्लस B और यहां है C प्लस D। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन किसी का भी डिनोट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन डिनोट करने के लिए, है ना, इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, समझिएगा ध्यान से। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम ROR भी लिख सकते हैं या फिर रेट लिख के चल रहे हैं, लिखने का क्या तरीका है वो देखिए। माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, या फिर माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T, या फिर प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T, या फिर प्लस डेल्टा D बाय डेल्टा T। ये डेल्टा किसको डिनोट करता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां दोनों में माइनस लगाया है और इन दोनों में प्लस लगाया है, और हम क्या कह रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू इन चारों में से कोई भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था? एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम रेट बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन में चेंज। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहां पे प्लस यहां पे माइनस, माइनस क्यों लगाया उसके बारे में आपको बता देते हैं। किसी भी चीज के होने का रेट कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता। आपने सुना कि इसकी स्पीड -3 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो रेट भी बिल्कुल स्पीड के तरह ही होता है। रिएक्शन के होने का रेट हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसलिए हमें यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ा क्योंकि डेल्टा A की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि वो रिएक्टेंट है। अभी आपको ये भी समझा देते हैं क्यों नेगेटिव होगा। मान लीजिए कि रिएक्टेंट A हमारा रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में हमें किसी भी चीज का अगर चेंज निकालना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A निकालना है, और ये रिएक्टेंट है, तो आप हमेशा चेंज कैसे निकालते हो? कंसंट्रेशन ऑफ A फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A इनिशियल, ऐसे निकालते हो ना, कि फाइनली कितना बचा, पहले कितना था, हमेशा बाद में जो बचा उसमें से पहले वाले को, इनिशियल वाले को माइनस करते हैं, किसी में भी कितना चेंज आया ये जानने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये रिएक्टेंट है तो स्टार्टिंग में ये ज्यादा था, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ा रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता चला गया, रिएक्शन कंज्यूम होता चला गया, रिएक्टेंट जो है मेरा वो कंज्यूम होता गया, रिएक्टेंट कम हो गया। तो कौन ज्यादा होगा? पहले ज्यादा था, इसका मतलब बाद में कम हो गया। तो बाद में कम हो गया, तो अगर हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो फाइनल वाला क्या होगा? सोच के देखिए, लेस। और इनिशियल शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा था, मोर। जब आप स्मॉल क्वांटिटी में से बिग क्वांटिटी को माइनस करेंगे, कुछ ऐसा समझिए कि अगर पहले 5 था वो कंज्यूम होकर के 3 पे पहुंच गया, तो आप 3 में से 5 को माइनस करोगे ये पता करने के लिए कि कितना बचा है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट किस में आएगा?
नेगेटिव आएगा। जब लेस में से मोर क्वांटिटी को आप माइनस करते हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा खुद तो नेगेटिव होगा, लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहां माइनस का साइन लगा दिया ताकि ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज के आगे क्या लगाना है, हमेशा माइनस। प्रोडक्ट वाले में ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो बाद में ज्यादा होगा, पहले कम। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगता है। तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो वो बाद में ज्यादा हो जाएगा, पहले कम रहता है। और निकालने के लिए चेंज आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस का साइन होगा। ये मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल लिख के दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के आगे। आप समझ पा रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, इसलिए हमने वहां बाहर माइनस लगाया है ताकि ओवरऑल रेट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिख के दिखाते हैं। चलिए नोट कीजिए। देखिए एक और जनरल एग्जांपल जिससे आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 2a प्लस b c प्लस 3d, ये एक रिएक्शन हमने लिखा। अब इसका कह रहा है रेट निकालने के लिए, तो रेट कैसे लिखेंगे? पहले आप ये देखो, a प्लस b c प्लस d, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे समझते हैं कि जितने टाइम में a का 1 मोल कंज्यूम हुआ उतने ही टाइम में B का भी 1 मोल कंज्यूम हुआ और उतने ही टाइम में C का 1 मोल बना मतलब फॉर्म हुआ और D का भी 1 मोल बना मतलब फॉर्म हुआ। तो सेम टाइम में सब कुछ हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ D। मतलब सबका रेट क्या है, इक्वल है। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है कि जितने टाइम में A का 2 मोल कंज्यूम हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स है उसको आप समझ रहे हैं ना, कि जितने टाइम में A का 2 मोल कंज्यूम हुआ है उतने ही टाइम में B का 1 मोल कंज्यूम हुआ है। समझ पा रहे हैं? उतने ही टाइम में C का 1 मोल बना है और D का 3 मोल्स फॉर्म हुआ है, बना है। तो यहां पर रेट कैसे लिखेंगे आप उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे आपको पता माइनस लगाना है, -1/2 डेल्टा ऑफ A बाय डेल्टा D इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा D बाय डेल्टा T। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, कि यहां तो सबका रेट बराबर था मगर यहां सबका रेट इक्वल नहीं था। रेट इक्वल करने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ा। अब ऐसा करने पर सबका रेट इक्वल हुआ। मतलब आप अगर इस टर्म में लिखना चाहें तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ A बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ D बाय 3। अगर आप ऐसे सिंप्लीफाइड वे में भी इसको लिख सकते हैं। समझना होगा आपको कि अभी मैं आपको यहाँ पे और एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन वो जब आप ये समझ जाएंगे, इसके और पर्टिकुलर एग्जांपल्स कुछ आपको दिखा दूंगा उसके बाद। लेकिन आप ये समझिए कि एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, इसमें RA, RB, RC, RD क्या है बताते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कीप पेशेंस, धीरे धीरे सारी चीजें समझिए, आराम से समझिए, इजी चैप्टर है बिल्कुल। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा हमें उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सबका रेट बराबर हो जाए। यही हुआ ना कि जितने टाइम में A
2 मोल खर्च कर रहा है ए का, उतने टाइम में बी का 1 मोल खर्च हो रहा है। तो कैसे दोनों का रेट बराबर हो जाएगा? क्या दोनों के खर्च होने का रेट बराबर होगा? नहीं, क्योंकि एक जो है उतने टाइम में 2 मोल खर्च हो रहा है और दूसरा उतने टाइम में सिर्फ 1 मोल खर्च हो रहा है। मतलब आप एक ऐसे जनरल एग्जांपल ले लो कि जितने टाइम में एक बंदा 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, उतने टाइम में दूसरा जो है 1 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो क्या दोनों की स्पीड सेम होगी कभी भी? बिल्कुल नहीं। टाइम सेम ले रहा है, मगर एक 2 किलोमीटर दौड़ गया, दूसरा 1 ही किलोमीटर दौड़ा, इसका मतलब स्पीड तो सेम नहीं होगी। स्पीड बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले की स्पीड को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहला वाला डबल स्पीड से दौड़ा होगा, तभी तो डबल दौड़ गया ना। तो वही हमने यहाँ किया कि पहले वाले के रेट को 2 से डिवाइड कर दिया, वो दूसरे वाले के रेट के बराबर हो गया। और यही चीज आपको यहाँ सीखना है कि कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिख के दिखा दे ऐसे वाले। ठीक, चलिए अभी आप इस पर उतना ज्यादा फोकस मत करो, ये वाला एकदम सीखो ठीक से। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, एक दो। जैसे मान लीजिए PCl5, ठीक है, या ऐसा करते हैं PCl3 प्लस Cl2 और मान लीजिए बन गया PCl5। ये पर्टिकुलर रिएक्शन, इसका कहा कि भाई रेट लिख के दिखाओ। तो रेट आप कैसे लिखोगे? आप रेट लिखोगे माइनस डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा T। समझ में आ रहा आपको कैसे लिखना रेट? एक और एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए H2 प्लस I2 और रिएक्ट करके बना 2HI। इसका रेट लिखने को कहा, तो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग? माइनस डेल्टा H2 को आप ब्रैकेट में डालेंगे बाय डेल्टा T। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आप सोचो क्या करना है? माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा T, ठीक है, और प्लस 1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा T। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, उससे हमने डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आपको जैसे कि यहाँ बताया कि कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, वैसे ही आप इसको एक्सप्रेस करें। एक और एग्जांपल लिख के दिखाएं, एक और एग्जांपल लिख के दिखाएं। चलिए लिख के दिखाएं एक और एग्जांपल। ये तो आपने नोट कर लिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं एक बार। एक रिएक्शन लेते हैं 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O। चलिए एक रिएक्शन हमने ले लिया, ओके, बैलेंस है, बैलेंस है। हाँ चलिए ठीक है। तो अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो हमने यहां पर रिएक्शन लिखा है, इसका अगर रेट लिखना है तो हम कैसे लिखें? चलिए रेट लिखते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? -1/5 डेल्टा Br माइनस बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे आप? माइनस BrO3 माइनस बाय डेल्टा T इक्वल टू 6H प्लस है रिएक्टेंट साइड में, -1/6 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा T। अब तो ये प्रोडक्ट साइड में चला गया, वहां तो प्लस के साथ लिखना पड़ता है प्रोडक्ट वाले साइड पे, प्लस 1/3 डेल्टा Br2 बाय डेल्टा T। और एक और बच रहा है H2O वाला, वो यहां लिख देता हूं, प्लस 1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा T। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेकर के भी आपको लिख के दिखाया ताकि आप रेट लिखना अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो मैंने आपको यहाँ 3 अलग अलग एग्जांपल्स दिखाए हैं। आप देखिए यहाँ 5 था, हमने 5 से डिवाइड किया। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज रिएक्टेंट वाले में माइनस लगाना है, आपको बता दिया क्यों लगाना है माइनस। यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, डिवाइड नहीं किया। यहाँ 6 था, हमने डिवाइड किया और माइनस लगाया बिकॉज रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट वाले साइड में प्लस लगाना है और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इसका भी हमने क्या किया? प्लस 1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा T। आई होप कि आपको रेट लिखना कैसे है वो समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट वाले साइड के लिए कैसे लिखना है और प्रोडक्ट वाले साइड के लिए कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए आप इसको अब नोट कीजिए
अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप की तरफ कि और क्या हमें देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप कि आपने वहां तक कर लिया होगा कंप्लीट कि कैसे रेट लिखा जाता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कहाँ कैसे डिवाइड करना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगाना है। चलिए अब आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। रेट तो आपने लिखना सीख लिया है, अब आपको यहाँ दो नए वर्ड्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं। मान लीजिए 2A प्लस B और यहाँ लिखा है 3C, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो आप रेट को कैसे लिखते हो? ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 कैसे लिखोगे? डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T लिखोगे, इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा C बाय डेल्टा T। ये हमने जो लिखा ये क्या है? ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें सीखना है, दो नए वर्ड्स आ रहे हैं, देखना आप। एक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर आप इसको कंजम्पशन भी बोल सकते हो। डिसअपियर कौन होगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट होगा। डिसअपियर होना माने गायब होना। कौन होगा? जो कंज्यूम होगा, तो उसको हम रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड है मेरे पास रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ROD, रेट ऑफ अपीयरेंस ROA। इसको अगर मान लीजिए आपको लिखना है ना, तो जब आप यहां वर्ड डिसअपियर यूज कर दिए, डिसअपियर होने का मतलब कि वो कम हो रहा है, तो फिर उस समय रिजल्ट को माइनस साइन के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A का क्या मतलब है कि डेल्टा A बाय डेल्टा T का जो भी वैल्यू निकलेगा आप उसको हमेशा पॉजिटिवली लिखिएगा। क्योंकि देखिए ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा यहाँ पे तीर नहीं मार रहा है इस वर्ड में। बस ऐसे ही मान लीजिए कि कोई कहता है कि सपोज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 2 सेंटीमीटर पर मिनट, कुछ भी बोला। जब डिक्रीजेस वर्ड का यूज किया तो क्या वहां पर ऐसे बोला गया कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट? नहीं, डिक्रीजेस बोल दिया मतलब सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि ये माइनस साइन के साथ रिजल्ट को लिखना है। ठीक है, इसलिए डिसअपियरेंस लिख देने के बाद वहां पर रिजल्ट को नेगेटिव साइन के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अपीयरेंस में तो वैसे भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बिकॉज वो तो फॉर्म हो रहा है, वो तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। इसलिए आप इसका ज्यादा टेंशन ना लो। जब अभी आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिसअपियरेंस और अपीयरेंस क्या चीज है। मतलब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे इसी चीज को, अभी आपको बताया था ना RA/2 करके, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे इसी को हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कह दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो इसका क्या मतलब है? डेल्टा C बाय डेल्टा T। मॉड में इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज वैल्यू पॉजिटिव लेना है हमेशा, चाहे वो डिसअपियरेंस हो चाहे वो अपीयरेंस हो। बस लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही हम आंसर देंगे। अभी आपको हम 2 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, आप वहां डिसाइड कर लेना, समझ लेना ठीक से कि कब कैसे पूछेगा तो हमको कैसे लिखना है। और आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी पर है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं सीधा। ओके, इसको नोट करो। एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाएं, उसी पे क्वेश्चन भी ले लेंगे, है ना? थोड़ा मेरा भी काम आसान हो जाएगा। किसी का डिसअपियरेंस दे दे, किसी का अपीयरेंस का रेट पूछ ले, या रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले, तो कैसे बनाना है? मान लो कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल तुम्हें लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो N2 + 3H2 twice of
NH3। इसलिए ले रहे एग्जाम्पल, इसी पे हम अपना क्वेश्चन भी बना लेंगे जो हमको बताना है, ठीक है। तो इसका रेट लिखना R1 कैसे लिखेंगे, देखो दोनों चीज सीखो, ये दोनों एक बार सीख गए तो जैसे क्वेश्चन देगा वैसे ही हम बना देंगे। और अभी हम दो तरीका लिखेंगे और दोनों तरीके से तुमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक। तो मान लो यहाँ ROR लिखना है रेट के टर्म में, मतलब जो हमने फॉर्मेट सीखा है उस पर कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। ये तरीका तो आपको पता है ना, क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने इसको इस टर्म में लिखा जो आपको सबसे पहले सिखाया। और दूसरा आपको क्या सिखाया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, या रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन एक ही बात है। डिसअपियरेंस मतलब कंजम्पशन और अपीयरेंस मतलब फॉर्मेशन, ओके, कुछ भी लिखा मिल सकता है। और किस तरीके से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मान लो आप अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के टर्म में आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो आप कैसे उस टर्म में लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। समझ पा रहे हैं आप बात को, जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस लिखना है तो वहां पर हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस डी वर्ड का यूज कर दिया, मैंने डिसअपियरेंस का यूज कर दिया या कंजम्पशन का यूज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि रिजल्ट माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन लिखते वक्त माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पे, ठीक है। चलो यहीं पे क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि इसी रिएक्शन के अंदर दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 is 2 moles in 1 minute, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल ले लो 1 लीटर, है ना, एंड फाइंड क्या करना है, ROR पहला, दूसरा कर लो ROD ऑफ किसका, H2, तीसरा ले लो क्वेश्चन RO अपीयरेंस ऑफ NH3। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको यूनिट भी बता दूं इसका। चलो एक बार पहले यूनिट आपको दिखा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, ओके। यूनिट देख लो, बड़ा छोटा सा, यूनिट ऑफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम। अब ये सोचो आपको तो सीजीएस में बनाना है ना, कैसे सीखो, कंसंट्रेशन को जनरली किस में मेजर किया जाता है, मोलरिटी, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और टाइम को सेकंड में, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ ROR। इसको इन शॉर्ट आप इस मोल पर लीटर को कैपिटल N में लिख सकते हो ना, पता होगा मोलरिटी को कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारा, मोल पर लीटर पर सेकंड। और 95% क्वेश्चन आपको इसी यूनिट पर मिलेंगे। कभी कभी गैस भी आ सकता है, और आपको पता है ना कि गैसियस रिएक्शंस के अंदर जो पर्टिकुलर गैसेस होते हैं उनका प्रेशर का यूनिट क्या यूज करते हैं, नॉर्मल हम लोग ATM। तो आपको ये भी मिल सकता है, गैस के लिए यूनिट क्या होगा, ATM पर सेकंड, गैसियस रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन गैसियस है तो वहां पर आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर आपका प्रेशर होगा इन यूनिट टाइम, तो प्रेशर किस में मेजर होगा, ATM में, तो ऊपर ATM नीचे सेकंड, तो ओवरऑल क्या हो गया, ATM पर सेकंड। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ ROR। जनरली आपको मोल पर लीटर पर सेकंड पर ही मिलेगा, और अगर गैसियस स्टेज में रिएक्शन रहा वी हैव टू यूज ATM पर सेकंड, ओके। इसको हटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में क्या दिया है
और हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, मतलब N2 के डिसअपियर होने का रेट 2 मोल्स इन 1 मिनट, माने 1 मिनट के अंदर 2 मोल डिसअपियर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को तो सेकंड में चाहिए। अभी आपने देखा है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो खैर कोई बात नहीं, मिनट को सेकंड बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको पता 60 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। वेसल का वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये वाला लिखने आना चाहिए। अब आप इन दोनों में से जो चाहो वो यूज कर लो, जैसा क्वेश्चन देगा हम उसी तरीके से आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, तो हम भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाला जो सेक्शन है उसका यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में वो इस फॉर्मेट पर किसी का वैल्यू देगा लिख के, तो हम उसी फॉर्मेट का यूज कर लेंगे। अगर कोई कहता है कि सर डिसअपीयरेंस वाले को पहले इस टर्म में एक्सप्रेस कर ले और फिर बना ले, वो भी तुम कर सकते हो। मैंने आपको पीडीएफ जो दिया है उसमें मैंने ये तीसरे मेथड को भी लगा के आपको बना के दिया है, ठीक है। तो चलिए आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसको हटाते एक बार। ये वाला आप समझ गए कैसे लिखने का तरीका क्या है। बस आपको ये लिखते वक्त जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के टर्म में लिखोगे तो आपको वहां पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कि वो माइनस में, आपने लिख दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कि वो माइनस में। जैसे डिक्रीजेस वर्ड का यूज करिए तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसकी यूज नहीं है। यहां पर दिया हुआ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, उस मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इसका NH3। समझ पा रहे हैं बात। ये हमने इसलिए लिखा है ऐसा बिकॉज यहां पर जो वैल्यूज है ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो कि सबसे पहले इन सब में से कोई एक तो हमें मालूम होना चाहिए ना, तभी तो हम बाकी तब तो किसी को भी निकाल देंगे ना। अगर आपको एक इसकी वैल्यू पता चल जाती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 या डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या है, तो हम फिर तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सब तो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, लेकिन हमें किसमें चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा टारगेट है। तो गिवन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या दिया है, ऊपर आपको कंसंट्रेशन लिखना है, नीचे क्या लिखना है आपको पता है ना, टाइम। तो 2 मोल्स इन 1 लीटर, ये हमने कंसंट्रेशन लिख दिया, और बाय में क्या है 1 मिनट। तो अगर आपको मिनट को सेकंड बनाना है तो कुछ तो करना नहीं है, आपको 60 सेकेंड्स पर मिनट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो गया 1/30। ये 2 कैंसिल करेगा ना इसको 60 को, समझ पा रहे बात को ना। 2 60 कैंसिल करेगा 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्वेश्चन में मिनट दिया था, हमने उसको सेकंड बनाया, इसलिए हमने लिखा 60 सेकेंड पर मिनट। तो क्या ये पर मिनट और मिनट कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, सेकंड। तो आप देखो यूनिट मोल तो था ही, लीटर ऊपर जाएगा, पर लीटर, सेकंड भी ऊपर गया, पर सेकंड। और 2/60 को हमने लिख दिया 1/30। अब जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो जो भी पूछेगा हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इस लाइन को देखो, ये जो हमने अभी अभी रेडी किया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालोगे फर्स्ट नंबर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो रिजल्ट तो वही होगा 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे रिजल्ट कितना इजी था, है ना। आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो फिर इसका और इसका क्या रिलेशन है वो देखो आप, समझ में आ रही बात, निकाल के दिखा दें। एक बार आप जरा क्वेश्चन नोट कर लो, जरा क्वेश्चन नोट कर लो, उसको हटा देते हैं, ठीक है।
सेकंड नंबर क्या निकालने का? सेकंड नंबर बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये फाइंड करना है ना। देखो आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों इक्वल है। सिंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है ना। तो ये जो इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी? 1/30, बिठा दो यहाँ पे 1/30। 1/30 इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये 3 से कैंसिल करो एंड द आंसर इज, इसको हटा दें, आंसर इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरीके से आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 भी निकाल सकते हो। यहाँ 1/30 डालोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 1/15 आ जाएगा उसका आंसर। आई होप कि आप लोग उसको खुद से बना लेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस टर्म में क्वेश्चन देगा उसी टर्म में हम आंसर बना देंगे, अगर आप इजी वे में बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो कि आप पहले यहाँ से आपने रेट ऑफ N2 निकाला, आपका क्या है 1/30, तो आप पहले वो वाला लिखो जो फॉर्मेट दूसरा वाला आपको सिखाया, और इस रिजल्ट को माइनस में लेके चलो, फिर सॉल्व कर करके वैल्यू निकालो। अगर आपका आंसर माइनस में आया, ऑब्वियसली जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो आपका आंसर ये वाला किस में आएगा? 1/10 जो आया ये माइनस में आएगा। लेकिन जब आप इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे तो फिर माइनस के बिना लिखोगे, माइनस छोड़ के लिखोगे। उतना करने का क्या जरूरत है, आप सिंपली इसी वे में बनाओ, ठीक है ना। अगर वो जिस तरीके से पूछेगा हमें भी उस तरीके से बनाना है। अगर इसी क्वेश्चन में वो फॉर्मेट बदल करके क्वेश्चन देता है तो फिर हम भी फॉर्मेट बदल के बना देंगे और फिर आंसर में माइनस साइन लगा के लिखेंगे, ठीक है। चलिए वैसा भी आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। आई होप कि आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बहुत आसानी से निकालेंगे। इज 1/15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक वैसा ही कीजिएगा, ये हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। फिर आप दोनों को यूज कीजिए, एक की वैल्यू आपके पास है इज 1/30, आप बिठाओ सॉल्व करो, ठीक। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। आई होप कि अब आपको अपीयरेंस और डिसअपियरेंस, या हो सकता है एग्जाम में फॉर्मेशन और कंजम्पशन वर्ड यूज कर ले, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लिखो, अगला क्वेश्चन छोटा सा लिख के बताते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन आज का छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताने के लिए कि जिस फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट में हम उसका आंसर बनाएंगे। तो आप देखिए इस बार जो रिएक्शन दिया और जो वैल्यू दे रखी है, इस बार वो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिख करके नहीं दिया है ना, इस बार वो लिख करके दिया है रेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को देखना होगा, और रिएक्शन से रेट कैसे लिखते हैं, आर ओ आर आपको पता है, N2 माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, और इसके लिए क्या लिखेंगे +1/2 डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में क्यों लिखा है इस बार, बिकॉज वैल्यू इसी फॉर्म में दिया होगा। अब आप देखो किसकी वैल्यू गिवन है, इस वाले टर्म की वैल्यू गिवन है ना, इस वाले टर्म की वैल्यू गिवन है। देखो आप डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू दिस 4 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आपको ये वाला फाइंड करना, मतलब इसको फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या है, वैल्यू निकालो। सिंस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T हाफ इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा T, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -3/2, ये -3 को हमने इधर भेज दिया, डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बिठा दो, -3/2 इंटू 4 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैंसिल कर दो, -3 × 2 -6 × 10⁻⁸ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। इस बार यहां लिख के नहीं बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो,
इसलिए हम आंसर को माइनस साइन के साथ रहने देंगे। इस बात को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूछा हमसे डेल्टा ऑफ h2 बाय डेल्टा टी, इसलिए इस बार हम माइनस साइन के साथ रहने दे रहे हैं आंसर को। अगर इसी में कह देता कि नहीं रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ, तो पहले हम इस वैल्यू को यहां तक कैलकुलेट कर लेते और उसके बाद आंसर लिखते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -8, मतलब वहां फिर हम आगे वाला माइनस हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका सीखा है। और आप ये भी याद रखें एक छोटी सी बात, नॉर्मली तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक चीज है, ना तो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस का निकाला जाता है, ना ही बहुत स्लो रिएक्शंस का निकाला जाता है। रिएक्शंस मॉडरेट होने चाहिए, उसका निकालते हैं। और कैसे निकालना वो आपको बता दिया। अब अगले दिन एक छोटा डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि एवरेज रेट किसको कहते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं, और हमें अपनी जो स्टडी है वो इंस्टेंटेनियस रेट पर करनी है। ये जितना भी कुछ आपको बताया ना, ये सारा एवरेज रेट पर है, हमें इंस्टेंटेनियस रेट पर आगे पढ़ना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि आपको आज की चीजें समझ में आ गई।